हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पार्ट 3 करने जा रहे हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चल दिया था, जिससे कि वह मेरे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान और यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार है जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा, फूल जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज के समान लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा के चलने से बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, पर फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ सीधी पहाड़ी की दसकने से लोह तसी की ओर से एक बहुत बड़े बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों की मृत्यु नहीं हुई थी, उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए दुख को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने मुझे स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी इंसान को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो कि अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौटे। उन्होंने अपनी पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चय रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत और अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भुचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहतसे और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने पर विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर्भ में बदल जाने का मात्र ख्याल ही डरावना था। इससे भी भयानक यह बात थी कि जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को दिन प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते में ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप के एक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रितु गोम्बू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, जिसमें हमें
हम हर कदम अपनी जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश थे जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप तक पहुंचने वाली केवल हम ही 2 महिलाएं थीं। अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ गोल पहुंच गए और उन्हें 29 अप्रैल को 7900 मीटर तक उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी छोटी पुत्री सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय दिया और यह कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, बिल्कुल नई हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान दल है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा यह पहला अभियान है, लेकिन स्पष्ट भी किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अब मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लो तसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू में कैंप 3 में थी। कैंप में 10 व्यक्ति और थे। लोब्सांग ताशरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शहर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरों तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पीछे के हिस्से में एक सख्त चीज ने टकराने से मेरी नींद खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा, बहुत भारी भरकम चीज मेरे शरीर पर मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड मेरे कैंप में ठीक ऊपर लोहता से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों, जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य की बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबुओं का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लगे थे। थोड़ी ही देर बाद सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से बाहर निकाल खींचने में सभी सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल वहां आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने हमें शब्दों में कहा, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसी कार्य था। तभी सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें और टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़े और कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया तो उसने मुझे चाय के लिए गर्म पानी करते देखा। जी की, जय और मीनू अभी पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ भी चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप से बाहर आई, मेरी मुलाकात मीनू मेहता से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। जैसे कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और नीचे उतरने पर मैंने देखा कि वह मुझे देखकर हक्का पक्का रह गया और मुझे कहने लगा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और अपने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद
साउथ कोल कैंप पे लाहाटू बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पर्वत पृथ्वी पर बहुत ही कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकली। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और उसके आसपास कोई नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उसके पैर ठंडे हो पड़े थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि के समय कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे उसी दिन चोटी पर चढ़ाया साउथ कोल को वापस जाना पड़ा था और अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी? एक दिन मैं साउथ कोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 तक अंगदोरजी और मैं साउथ कोल जा पहुंचे तो दिन ऊपर चढ़ आया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी अब उनके साथ चलने में कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी चट्टान इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की दीवार जैसी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि उसमें जमे बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही शिविर कैंप तक पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि मैं थक गई हूं। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे आश्चर्य और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल में शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे आए थे और यदि इसी गति से हम चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह मेरे पास पहुंचा। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई और भी आसान लग रही थी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों चारों ओर उड़ रहे थे, जिसमें दृश्यता 0 तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया है। मेरी सांस माने रुक गई। मुझे विचार कोंधा की सफलता बहुत नजदीक है और मैं एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली थी। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं भारत की पहली महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था।